टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे की क्लास आज कंटिन्यू करेंगे। बचे हुए सारे सवाल, कुछ सवाल बच्चों ने भेजे हैं कि ऐसे सवाल कैसे करने चाहिए, वो सब भी आज की क्लास में खत्म करेंगे। पहला सवाल आप सबके सामने है। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 मतदाताओं ने अपना मतदान पत्र खाली छोड़ दिया। ठीक है, इतनों ने तो मत डाला ही नहीं और 100 ने खाली छोड़ दिया। वाह, ये कौन से हैं? बैलेट पेपर को ही ब्लैंक छोड़ दिया। अब राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। अब देखो, ये चीज समझनी होती है। इन सब सवालों की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक समझिए आप। जैसे मैंने कहा कि 100% लोग हैं टोटल। ठीक है, 100% लोग हैं। अभी तक हम जितने सवाल कर रहे थे उनमें जो संख्या आती थी वो एक ही होती थी बेटा। ध्यान से सुनना, वो एक ही होती थी। यहाँ पे दो संख्याएं, एक 100 और एक 630। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं। तो हम फंस गए। इन्होंने कहा कि जी इस 100% में 15% लोगों ने तो मत ही नहीं डाला। 15% लोगों ने मत ही नहीं डाला। ठीक है, राम और श्याम में राम को 69% टोटल का मिला है। इस टोटल का जब भी सवाल में होगा तो अप्रोच देखिएगा कैसे करेंगे। राम को मिला है टोटल। अब इसमें एक लफड़ा है कि 100 लोग ऐसे भी हैं, 100 लोग जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं उसमें, और बाकी का बचा हुआ कौन है? तो आप कहेंगे कि जी बाकी का बचा हुआ है श्याम। ये सवाल इतना समझ पाए या नहीं? पहले आप सवाल समझ लीजिए फिर मुझसे बात करना। मैंने कहा 100% टोटल वोटर्स थे, 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, नहीं डाला। 69% लोग ऐसे थे, 69% लोग राम और श्याम को दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% मिला राम को। 100 लोगों ने तो ब्लैंक छोड़ दिया और बाकी बचा हुआ श्याम है जिसको मिला है। आपने कहा कि अगर ये वोट 100 और इस श्याम दोनों को मिला दूं, दोनों को, तब आप ये कह सकते हो कि ये 15 और 69 कितना हो गया? 83। यानी श्याम को उस केस में 17% वोट मिल जाएंगे। बोलो, कह सकते हैं 17, 16%, 16% वोट मिल जाएंगे। 84 हो गया ना। 16% श्याम को मिल जाएंगे। यानी जो 100 वोट थे जो ब्लैंक छूटे थे वो मैंने राम को ही दे दिए ताकि कंपैरिजन आसानी से कर पाऊं। आपने कहा कि अगर आप ये राम को ही दे दोगे 100 वोट, तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो राम जो है वो 9 में से 6 गए 3, 53% से हार जाएगा। हार जाएगा। लेकिन आपने एक और बात साथ में कही कि महाराज अब वो 630 वोटों से नहीं जीतेगा। आप बताओ, वो पहले 630 से जीत रहा था। अब अगर आप श्याम को 100 वोट ज्यादा दे दोगे, अब आप श्याम को 100 वोट ज्यादा दे दोगे, समझना, तो फिर उस केस में तो अब ये 530 से ही जीतेगा बेटा। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एक आदमी 1000 वोट ला रहा था और एक 600 ला रहा था। वो उससे 400 से जीत रहा था। लेकिन आपने क्या है, इसको 100 वोट ज्यादा दे दिए और दे दिए 100 वोट। अब ये 400 से ना जीत के 300 से ही जीतेगा। यानी 100 कम हो गया डिफरेंस। तो मैंने कहा जो जीत का डिफरेंस था 630 रुपए, समझिएगा ध्यान से, जो जीत का डिफरेंस था 630, वो अब 530 रह जाएगा क्योंकि 100 वोट इसके पास और आ चुके हैं। यानी 53% की वैल्यू 530 है। तो सूची में टोटल मतदाताओं की वैल्यू पूछ रहा था, यानी 1000% की वैल्यू पूछ रहा था। 1000% कितना होगा? 1000। यही सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, बात क्लियर है तो बताओ। किसी को भी डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 12% लोगों ने अपना मत नहीं डाला।
ठीक है, ठीक है सूरज, ओके। जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़े, केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। अब इस सवाल को आपको करना है, सीपीओ 2024 में आया है और सेम सवाल आप देख सकते हो पेज एक्स 2023 में आया था, एक साल बाद फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए सवाल को करने की, एक तरीके के 2 सवाल हम करते ही हैं। देखो भाई, एक बच्चा कह रहा था कि आप वो वोट हम राम को दे सकते थे। एक बात बताओ, पहली बात तो आपको श्याम का परसेंटेज ही नहीं पता, इसका पता है, आप इसे छेड़ रहे हो। 69% प्लस 100 करके कर भी क्या लोगे? आप दे दो इसको 100, कंपैरिजन कर पाओगे क्या? उसको ही देने में फायदा है जिसका फिक्स नहीं है। इसका तो 69 फिक्स है, इसे क्यों छेड़ रहे हो? जिसका फिक्स है उसे क्यों छेड़ रहे हो भाई? देखो, अब मैं कह रहा हूं कि 12% लोगों ने मत नहीं डाला, 100% है ये, 100%। और 12% लोगों ने मत नहीं डाला, ठीक है। 84 मतदाताओं ने खाली छोड़ दिए, 2 ही उम्मीदवार थे, रामाज्ञा और श्रवण। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। रामाज्ञा को 54% मिला है। रामाज्ञा नाम अच्छा है, रामाज्ञा आर लिख दिया मैंने। उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण को 1456 वोटों से हरा दिया। इसमें कौन से वोट थे? एक तो 84 ये वोट थे, और दूसरा कौन सा था? श्रवण था, एस। तो मैंने कहा कि इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को अगर हम मिला दें यानी प्लस कर दें, तो आप ये कह सकते हो कि 54 इसको मिला, 12 इसको, 66 हो गया, बचा हुआ 34% इसको मिला। 34%। अब ये कितने से जीत रहा है? तो आप बोलेंगे 20%। आप बताइए, अगर 1456 वोट इसको अधिक मिले थे, 1456, अब लेकिन 84 इसको ज्यादा मिल गए, तो अब इसका अधिक कितना होगा? तो आपने कहा 1456, उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले, तो अब इसमें से 84 घट जाएगा भाई। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। 6 में से 4 गए 2, 5, 15 में से 8 गए 7, और 1372 आ गया ये। 20% की वैल्यू हमें 100% की निकालनी है। 100% कितना होगा? 13 पंजे 6500 और 72 पंजे 360। 360, 360 और 6500 कितना हो गया? 6860। मैंने गुणा कैसे फास्ट की वो सुन लो। 20% पंजे 100% होता है, 13 पंजे 6500, 72 पंजे 360, जोड़ दिया दोनों को, ये उत्तर है। क्या आगे कर पाएंगे? ऐसा कोई सवाल आएगा तो, ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे?
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए कई बार 3-3 पे भी आ जाता है, आसान होता है वैसे तो। सीजीएल टीयर 1 में आया एक ऐसा सवाल, कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। 3 उम्मीदवार हैं, एक्स, वाई और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? बहुत दिमाग गर्म है दोस्तों मेरा। ये सत्यम देखो, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। चुनाव में भाग लिया, एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, अधिक वोट मिले। जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले, अधिक मिले। एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। कैसे? एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसको 100 थे, या 100 नहीं भी माने तो क्या 25%, इसको 80 मान लेते हैं। 80 का 25%, ये 100 हो जाएगा अधिक में लेते, और ये 130 हो जाएगा। कभी ऐसा चांस फंसे तो हम 25% के केस में 80 और 100 भी मान लेते हैं, 4-5 लिखने के बजाय ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि एक्स को जेड से 5,000 अधिक मिले, जबकि हमारी नज़र में सिर्फ 50 अधिक मिले। मिले। अब आप 50 को अगर 5,000 बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये टोटल वोटर्स कितने हैं? 230 और 80, 330 कितना होगा? 13 और 8 कितना होगा? बता सकता है कोई? 230 और 80, 13 और 8 21 ही होता है, 210 वोट हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ 50 की वैल्यू 5,000 है, 210 की 210 पे 2 जीरो हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं? एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, एक्स ने जेड को छोड़ा था, ठीक है। अभी कह रहा है 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया। अब ये 71% की वैल्यू है, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है उत्तर यार। सर वाई से 25% मोर है, एक्स को वाई से 30%, जबकि जेड को वाई से 25%। तो सवाल ये लगता है, इसको 125 है, ये इससे ज्यादा है 25, ठीक है, ये हटा लेना। और ये इससे ज्यादा है 30, 130। तो अब आप अंतर की बात करें तो आप बोलेंगे अंतर 5 का है, 5 की जगह 5 के, 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 355। 355 टोटल वोटर्स है। 355 की वैल्यू, 355 पे 3 जीरो आ जाएंगे। आपको मालूम है 71% वोट डले थे, ये जो वैल्यू आई है ये 71% की है। 100% की कितनी होगी? तो आप कहेंगे 71 पंजे होता है, 100 पंजे 500 होगा। 500 पे 3 जीरो और आ जाएंगे। इज द करेक्ट आंसर। महाबाह्य सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में। बच्चे एक दो लिख रहे हैं कि डबल साउंड आ रही है, क्या डबल साउंड आ रही है भाई? आ रही है? आपने चेक की? वो कितनी बार कहा है हेडफोन रखा करो, आप चेक कर लिया करो तुरंत अगर ऐसे हो। ए और बी के बीच में एक चुनाव में
ए और बी के बीच में एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। शेष मतों में से ए 2500 के मतों से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता? देखिए, ये कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया। यानी प्रत्येक पांचवें मत को, यानी पांच में एक मत है, यानी 20% को अमान्य किया गया। शेष मतों में से ए 2500 के मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत। ठीक है, यदि अमान्य मतों में से 90%, तो मैं ये कह रहा हूं 10% के अंतर से ये चुनाव जीत गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि जी 10% की वैल्यू 2500 है। ये तो कह सकते हैं हम 10% की वैल्यू 2500 है, क्योंकि कह रहा है ना 2500 के मतों से या 10% से चुनाव जीत गया। 10% से ये चुनाव जीतता है यदि अमान्य मतों में से 90%। अब आप ये भी कह सकते हैं, आप ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लीजिए जैसे 100% टोटल वोटर्स थे, 100% टोटल वोटर्स थे। आपने कहा कि जी उसमें से प्रत्येक पांचवें मत को अमान्य घोषित कर दिया, यानी पांच में एक अमान्य हो गया, तो 20% अमान्य हो। अब जो दोनों को मिले हैं ए और बी को, वो 10% से जीता है, यानी मैं ये कह सकता हूं इसको 45% मिला है और इसको 35%। समझना, ये मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा अगर 10% के अंतर से जीता है तो बचा 80 था। अब 80 को ऐसे बांटना था कि 10 का अंतर रहे, तो मैंने 80 में से 10 घटाया मन मन में, कितना रह गया 70, 70 का आधा किया तो 45 और 35 इसको मिलेगा। आप देख सकते हो टोटल 80 और 20 100 हो चुका है। ठीक है, अब इसने कहा है कि यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते, इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वर इन द फेवर ऑफ बी, अगर बी के फेवर में ये 90% हो जाते, इसका 90% कितना होगा? 18, 18%। तो आप कह सकते हैं कि ये 53% हो जाता था। 53 हो जाता है या नहीं, बोलो? तो उस केस में कौन जीत जाता? आप कहते कि जी फिर बी जीत जाता 8%, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि जो अमान्य है उसमें से बचा हुआ, कई बार बच्चा सोच लेता है कि जो 10% है वो इसको दे दूं, नहीं, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे 2500 का कोई रोल नहीं था, ये सवाल बस फर्जी था एक तरीके से। दोबारा समझा दूं या समझ आ गया? दोबारा समझा दूं या समझ आ गया? बोलो भाई। वेन डायग्राम वाले सवाल बताने वाला हूँ अभी, बताने ही वाला हूँ अभी। पढ़ लो यार अच्छे से। अब आपको ही समझना था। परसेंटेज इसलिए इतना टाइम ले लिया कि परसेंटेज सारे आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। जो चीजें सीआई में बतानी थी वो भी यहीं बता दी। समझ गए? 100% टोटल वोटर्स थे। हर पांचवे मत को, पांचवे का मतलब क्या है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है कि नहीं? बस 100 का 20% तो अमान्य है। ये जो लिखा हुआ है ये अमान्य बोले तो इनवैलिड है, और इनवैलिड का 90% आपने बोला कि बी को देंगे, जो कि 18 बनेगा। 18 उसमें जोड़ देंगे तो वो 53 हो जाएगा, इसके पास 45, बात खत्म। ये सवाल देख लो नोटा वाला, ये सवाल भी पेपर में आया है। 30 सेकंड ले लो, जल्दी से करके बताओ।
देखो भाई, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देने का विकल्प है। उसके बाद सभी, अब इसमें आप 3 उम्मीदवार ले सकते हो, केजरी, नरेंद्र जी मोदी साहब और राहुल गांधी जी, ठीक है, और केजरीवाल जी। 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके बाद सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा का भी ऑप्शन है कि मुझे इन तीनों में से कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अखिलेश यादव, या मुझे चाहिए ममता बनर्जी, या फिर मुझे राघव चड्डा चाहिए, मुझे परिणीति चाहिए, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, नोटा जितना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया तीनों उम्मीदवार एबीसी, और यहाँ पे लिख लिया मैंने नोटा, और नोटा का अगर एक वोट है तो इन तीनों को 6 मिलता है, ये मैं कह सकता हूँ। नोटा एक है अगर, विजेता को दूसरे उपविजेता के दुगने वोटों मिलते हैं, विजेता को दूसरे उपविजेता के दुगने वोट मिलते हैं, पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक वोट मिलते हैं। मैंने कहा नोटा मैंने एक माना था, तो आप ये कह सकते हो दूसरा उपविजेता ये है, मान लेते हैं, तो इसको 1 + 900 मिलता है, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी इसका इससे 150 ज्यादा है, यानी इसको 1 + 150 का मतलब कितना होगा, 1050। 150 से इसने इसको हरा दिया। वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, पहला उपविजेता को नोटा से, अच्छा, यानी इसको मिलते हैं 1 + 900, और ये इसको 150 से हरा देता है, यानी इसको 1 + 750 ही मिलता है। आप चाहो तो इसको x मान लो ताकि आपको तकलीफ ना रहे। जैसे इसको x मानूं तो ये 6x हो जाएगा, तो ये x, ताकि एक से आपको डाउट होगा आप कहीं 751 कर देंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। x, x यहाँ पे यूनिट है और कुछ नया नहीं है। आपने कहा विजेता को उपविजेता से दुगने वोट मिलते हैं, इसको 2x + 1800 में। अब समझना ध्यान से, मैं ये कैलकुलेशन क्या होती है, मैं कैसे करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इन तीनों के पास 6x है, हमारे पास 2 और एक 3 और एक 4x है, यानी 6x में से कितना बच रहा है, 2x बच रहा है। तो वो 2x, इसका मतलब ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो आप कह सकते हो कि जी 2x बराबर 1800, 900, 2700 और 300, 3450। हमसे सवाल में कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो, हमसे 6x की वैल्यू पूछ रहा है और 7x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, x की भी नहीं पूछ रहा, 7x की पूछ रहा है। तो मैंने x निकाला पहले, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7x की निकालूंगा तो 5 आएगा लास्ट में, समझ रहे हो। और संख्या 25 से कटेगी क्योंकि ये भी 25 से कट रही है, तो सी आंसर है। 7x की वैल्यू कितनी होगी, 110। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ, ये 1725 आ रहा है, संख्या 25 से कट रही है, 25 से वही कटती है, इसके लास्ट 2 डिजिट करते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कई बच्चे रिपीट रिपीट चिल्ला रहे हैं। 1725, 12 075 आ रहा है यार, ये तो ऑप्शन गलत है क्या, कुछ हमने मिस्टेक की है। एक बार दोबारा बता दूं पूरा सवाल, दोबारा देख लो भाई। मैंने ये कहा, एक छोटी सी बात कही, मैंने बोला कि अगर नोटा एक्स है, नोटा एक्स है तो तीनों को 6x मिला, उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए नोटा है, तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, तीनों को एक्स का 6 गुना। विजेता को दूसरे उपविजेता के दुगने वोट मिलते हैं, दुगने वोट। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसा भी लिख लेता कि इसको x या 2x ऐसे भी करके लिख लेता, बट मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा पहले उपविजेता को, पहला उपविजेता यानी जो हारा है वो पहला बंदा नोटा से 900 वोट अधिक पाता है, ये बंदा नोटा से 900 अधिक पाता है, x + 9, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी इसको 150 से हराता है, तो इसके बाद इससे 150 कम है, 900 में से 150 जाएंगे तो 750। पहले वाले को इसका डबल मिलता था, यानी 2x + 1800। तो मैंने यही कहा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, x के बराबर रखूंगा, तो आपने कहा 2 और एक 3 और एक 4x, यानी जो 2x की वैल्यू आएगी वो इन सबका जोड़ आएगी, क्योंकि टोटल 6x होना चाहिए। 1800 और 900 2700, 2700 में 300 जोड़ेंगे, 3450 आ रहा है, यानी x की वैल्यू आ रही है 1725। सवाल में क्या पूछ रहा है, डाले गए कुल मतों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो 7x की वैल्यू हमें निकालनी है,
7x की वैल्यू हमें निकालनी है। 2n प्लस 1500 होगा सर। अच्छा अच्छा, ये हमने गड़बड़ कर दी, शिट। जो जीतने वाला बंदा है वो हम गलत पड़ गए। जीतने वाला विजेता को दूसरे उपविजेता के नोटों से दुगने वोट मिलते हैं, इसका डबल मिलता है, इसका डबल यानी 1500। इसका डबल यानी 1500। अब हम कह सकते हैं 2x बराबर 1500 और 900, 2400 और 700, 3100। x आ जाएगा 75, तो ये हो गया 1575। हमें चाहिए 7x बराबर 100%, 11025 आ जाए। एक ही ऑप्शन है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं रही। ये गड़बड़ हो रही थी हमसे। जी पार्थ सर, क्या हम आपको सवाल भेज सकते हैं जो थोड़े बारे से किए हैं हमने? आप भेज सकते हो वेक्टर। वेक्टर आप भेज सकते हो, आपके पास नंबर है, आप वहां भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबसे मुश्किल पूछा गया था, इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। सबसे मुश्किल पूछा गया था, सबसे मुश्किल। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक है भाई। डाले गए 10% वोट इनवैलिड हो गए, जबकि सभी वैध वोटेड दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 59.375 वोट मिला, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान क्या? पहले तो आप ये समझो, 59.375 का मतलब, 59 का मतलब, तो आप 50% प्लस सही 3/8 लिख सकते। आप कहेंगे 9 सही 3/8 कैसे लिखा? देखो, 375/1000 है। पॉइंट हटा के अगर लिखूं तो नीचे 1000 आ जाएगा। 125 दिया 375, 125 अट्ठे 8, 3/8। अब अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊं तो आप कहेंगे 50% का मतलब तो 1/2 हो, प्लस 9 × 72 और 3 75/8% है, तो 75/8 को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 75/8। नीचे आपने 100 किया तो आप कहेंगे 25 या 75, 25 × 100, 3/32 हो गया। 3/32 हो गया। अगर मैं जोड़ लूं तो यहाँ पे 16/32 और 3/32, 19/32, ये कह सकता हूँ। ठीक है, अब समझना पहले सवाल क्या है, सवाल समझना जरूरी है। आप ये कहेंगे 16,000 लोग थे, ठीक है। 16,000 लोगों में से y% ने अपने मत नहीं डाले, तो y% तो यहीं पे कम हो गए बेटा, हो गए या नहीं?
फिर आप कहेंगे 10% इनवैलिड हो गए। अब जो वोट डलेंगे उसी का इनवैलिड होगा। 10% इनवैलिड हो गया। अब आप कह रहे हैं जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का इतना मिला उसे 2484 मिले। तो यहां पे जो अब वोट बचे उसमें दो चीजें थी कि अगर एक को 32 का 19 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा। दूसरे को कितना मिला होगा, 32 को 19 मिला है तो 13 मिला होगा। यानी वो आदमी कितने से जीत गया होगा, 6 से जीत गया होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2484। यहां तक जो सिस्टम पहुंचा है वो 2484। ये सवाल हम ये देख पा रहे हैं क्या कि 16,000 को हमने लास्ट में 2484 बना दिया। ये हम कैसे बना पाए भाई, आप देखोगे कितने सारे सक्सेसिव लगे। सक्सेसिव कितने सारे लगे आप देखेंगे। 32 में, टोटल 32 में 6 से जीत हुई है। ये बेसिकली क्या है, जीत है। और ये टोटल है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सारे सक्सेसिव थे, एक ये था, एक ये था, और रिजल्ट ये था कि 16,000 से इतना हो। पहला सक्सेसिव कितना है तो आप कहेंगे कुछ भी है, देख लेंगे, निकाल लेंगे। बट मैंने कहा दूसरा कितना है तो आपने कहा 10 से 9 हो रहा है। 10 से 9 एक तो ये हो रहा था। एक आप देखेंगे कि 6 की जो जीत है वो कितने पे हुई है, 32 पे हुई है, यानी 3/16। यानी हम ये कह सकते हैं अगर 16 टोटल थे तो उसमें जो जीत है वो केवल 3 के बराबर है। वो जीत केवल 3 के बराबर है, क्योंकि अगर 16 लोग थे, 3/16 से जीत हुई है, यानी कि अगर 16 लोग थे तो लास्ट में जीत थी। एक और आएगा, आप लिखना चाहो उसको लिख लो, ए और बी। आप चाहो तो उसको लिख लो, ए और बी, ठीक है। बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं से देखा इससे कितनी बार कटेगा। आपने कहा 100 बार कटेगा, और 9 से इसको काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। और 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 9 नहीं 81, 9 दूनी 8, यानी 92। मैंने देखा कि 100 से ये कितना रह जा रहा है, 92 रह जा रहा है, यानी ये 8% की कम। और यही वैल्यू किसकी है भाई। मैं इस चीज को और एलेबोरेट करके समझाता हूँ आपको, तब ज्यादा मजा आएगा। आपको मैं इस चीज को और एलेबोरेट करके समझाता हूँ, तब ज्यादा मजा आएगा। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा, दुनिया से तुम्हें चुरा लूं, कर लूं, धड़कनों को समझूं मैं भी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये सवाल ऐसा होता, सुनना मेरी बात, ये सवाल ऐसा होता कि 16,000 वोटर्स हैं, कुछ भी वोटर्स थे वो मैं बाद में लिख दूंगा, लेकिन 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है। 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले जीतने वाला वैलिड वोट के 14 से ही 2/7% से जीता, ये लिखा होता। तो मैं ये कहता कि भाई 10% का मतलब है कि 10 में से 9 लोग ही वोट डाल पाए, एक आदमी ने वोट नहीं डाला, तो 10 से 9 वोट रह गए। 12.5%, 8 में से 7 ही वैलिड हुए, क्योंकि 1/8 इनवैलिड हो गए। फिर आप कह रहे हो कि जी 7 में एक जीत है, जो जीतने वाले को मिला है वो एक मिला है, 7 में से एक। तो मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ 8 7 56, 560 टोटल रहे होंगे, और जीत कितने की रही होगी, 63। मैं ये लिख सकता था, 7 से 7 इसको काट सकता था, और फिर कह सकता था कि 10 अट्ठे 80, और 80 में 9 की जीत रही है। मैं ये कह सकता। अब वहां पे या मैं कह देता कि 80 जो है वैल्यू 16,000 की है, तो 9 की कितनी होगी, 1800। ठीक है भाई। अब सवाल यही था, तो मैंने ये कहा कि पहले तो वो y% वाली बात थी,
तो जो y% वाली बात है, मैंने उसको लिख लिया कि वो a से उस केस में v हुआ, जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं। आपने कहा 10% यानी 10 से 9 में वो इनवैलिड हो गए। फिर आपने जीत में कहा कि जीत जो है वो 3/16 की थी, 16 पे 3 की जीत हो रही। आपने कहा कि जी ये आ गया था 160A और 9 तिया 27 भी। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू दे रखी थी, हम ऐसे लिख सकते थे कि 160A/27B। तो टोटल कितना था वहाँ, टोटल था 16,000 और जीत कितने की थी, 2484 की। तो हम ये लिख पा रहे थे कि ये 92 आ रहा है और यहाँ लिख पा रहे थे कि ये 100 आ रहा है। तो हमें पता चल रहा था कि A/B जो है वो हमारा 100/92। 100/92 से ही हमें पता लग रहा था कि जो यहाँ पे परसेंट है वो 8% कम था। यहाँ पे दे रखा था तो 10 से 9 लिख दिया। अब आप समझ पाए सक्सेसिव का मतलब? बोलो भाई, सक्सेसिव का मतलब समझ पाए? अच्छा सवाल था ये। ये मुश्किल सवाल भी पूछा गया। ये मुश्किल सवाल भी पूछा गया था। अच्छा, इस सवाल को अगर हम किसी और तरीके से करते तो वो क्या और तरीके हो सकते थे, एक बार देखना पड़ेगा। देखो भाई, आप ये कह रहे हैं कि जी जीत जो हुई है वो 19/32, यानी 32 में एक आदमी को 19 मिला है, दूसरे को 13 मिला है, यानी जीत हुई है 6 से। 6 की वैल्यू सवाल में 2484 दे रखी है, 2484 दे रखी है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 32 की वैल्यू निकाल देंगे। आपने कहा 32 × 414, ठीक है। अब आपसे अगर मैं ये बात पूछूं, ध्यान से सुनना, तो आप कहेंगे कि जी 16,000 टोटल वोटर्स थे, 16,000, उसमें से y% ने वोट नहीं दिए थे, मान लेते हैं। उसके बाद आपने कहा 10% वोट इनवैलिड हो गए थे। 10% इनवैलिड होने का मतलब अगर यहाँ 10 थे तो 9 ही वैलिड हुए थे, और उस 9 की वैल्यू ये है वैलिड की, ठीक है। क्या आ जाएगी एक की वैल्यू? आपने कहा 32 × 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 32 × 46 आ गई। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 32 × 46 का मतलब 460। अब आप चाहो तो यहाँ रेशियो निकाल लो, 16 दूनी 32, तो आप देख रहे हो 46 दूनी 92। अब आप बताओ, यहाँ 100 बचा है और यहाँ 92 है, तो एक कमबख्त वाई क्या होगा? तो आप बोलेंगे 8%। क्या आप समझ पाए इस बात को? समझ पाए या नहीं, ये बताओ। और किसी तरीके से आपको लगता है कि मैं समझा देता? बोलो भाई, आगे कुछ और सवाल पूछते हैं। अब आप ये सवाल देखो, एक मिसलेनियस कुछ एक सवाल देखो, फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऊपर से निकल गया था, लेकिन सचिन अब दूसरा वाला तरीका तो समझ में आ गया होगा ना? और बोलोगे तो और भी तरीके हैं मेरे पास समझाने के लिए।
ये बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे। आपसे हो भी नहीं पाएगा सर, मैंने तो दूसरे वाले से ही कर लिया था उज्जवल। फ्रैक्शन बनाना कैसे चैलेंज हो रहा है, आप बताओ कहाँ चैलेंज हो रहा है फ्रैक्शन बनाना। देखो, रोहित, राम और रोहित की आय इतने इतने परसेंट बढ़ जाती है, ये राम है और ये रोहित है। दोनों मीडियम में करेंगे, हिंदी। आपने कहा इनकम जो है, इसकी इनकम कितनी बढ़ जाती है? 14 से 2/7% का मतलब क्या है? 1/7। इसका मतलब क्या है? 1/8। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम जो है वो 7 से 8 हो गई है 7 से 8। और रोहित की जो है वो 8 से 9 हो गई इनकम। तो एक्चुअली टैक्स इनका सेम है, खुद लिख रहा है ताकि उनका टैक्स ना बदले। तो टैक्स की जो रेट है वो उल्टी हो जाएगी, आप कहेंगे वो 8 से 7 हो जाएगी और वो 9 से 8 हो जाएगी। ये कह सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। इसने कहा रोहित के आयकर की दर ज्ञात करो यदि शुरू में राम के लिए आयकर की दर इतनी थी। यदि अब आयकर की दर दोनों के लिए समान है, यानी आप ये 8 और 7 को दोनों के लिए समान करना चाह रहे हो, तो 8 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 8 64, 8 7 56। इसको 7 9 63 और 7 8 56 अभी सेम करनी पड़ेगी। सेम कर दी, दोनों की आयकर की दर सेम है अभी, 56 56। तो रोहित के आयकर की दर शुरू में 6.4% थी बेटा, इसकी वैल्यू 6.4% बोल रहा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.3%। 64 की अगर इतनी है तो इससे ज्यादा और क्या सरल होगा ये सवाल, बताओ। इससे ज्यादा ये सवाल और क्या सरल होगा? बोल दो भाई। इन दिनों मैंने सबसे ज्यादा कागज खाया है स्ट्रेस में, सबसे ज्यादा कागज। रिकॉर्ड सा बन गया। ये बड़ा प्यारा सवाल है कि किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। यदि बुलाए गए लोगों में 44 से 4/9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 20% पुरुष पिता हैं, दिया गया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। आप में से जो भी बताएगा उत्तर, उसकी अलग से इज्जत बढ़ जाएगी, वैल्यू होगी, सम्मान होगा उसका। टू 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 टू।
देखो 44 सही, 4/9% का मतलब है 4/9। इसने कहा है, पार्टी में बुलाए गए लोगों में इतने लोग शाकाहारी हैं। मैं ये कह सकता हूं अगर 900 टोटल लोग हैं तो 400 उसमें शाकाहारी। 400 शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन। बचे हुए 500 नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, इसमें एक ही पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था, वो बताता हूँ क्या है। कि पार्टी में विवाहित लोगों को ही बुलाया गया है। अगर पार्टी में बेटा विवाहित लोगों को ही बुलाया गया है, इसका मतलब 450 मेल और 450 फीमेल होंगे। ये बात मानते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप नहीं पकड़ पाते। शादी में केवल विवाहित लोगों को ही बुलाया गया। अगर 900 मैंने कपल बुलाए हैं तो उसमें आधे पुरुष हैं और आधी महिलाएं हैं। खैर अब तो जमाना बदल गया है, अब तो पुरुष पुरुष का भी कपल हो रहा है, महिलाओं महिलाओं का भी कपल हो रहा है। अब दुनिया बदल गई है बहुत। 60% पुरुष मांसाहारी हैं। आप बताइए अगर मैं इसका 60% निकाल दूं, 60% कितना होगा? आप कहेंगे 3/5, 5×45, 270 पुरुष मांसाहारी। अगर इसमें 270 पुरुष ये मांसाहारी हैं तो बची हुई 230 महिलाएं फीमेल मांसाहारी हैं, जिनकी वैल्यू सवाल में 920 दे रखी है। यानी एक की वैल्यू 4 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या, जो कि 20% पुरुष है। अब आप ही बताइए इसका 20% होगा कितना? तो आप कहेंगे 450 का 20% 1/5 90 होगा। और इस 90 की वैल्यू हमें निकालनी होगी 9 चौक 36 3। क्या ये सवाल मुश्किल था? हम एलिगेशन से भी कर सकते थे। हम एलिगेशन से भी इस सवाल को कर सकते थे। क्या ये सवाल मुश्किल था? बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। एक बच्चे ने तो चैलेंज भी कर दिया, कह रहा एलिगेशन से करना है इसको। चलिए मैं बता देता हूँ एलिगेशन से एक बच्चे की इतनी डिमांड है तो उसे भी पता होना चाहिए कि एक सवाल को कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। सवाल है कि इतने परसेंट लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष शाकाहारी हैं। अब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या यदि महिलाओं की संख्या दे रखी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने परसेंट लोग शाकाहारी हैं। 44 से ही 4/9। 44 से ही 4/9 लोग शाकाहारी हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मुझे यही देखना है कि महिलाएं कितने परसेंट, कितनी महिलाएं हैं जो मांसाहारी हैं। तो आपने कहा कि जी 60% लोग, 60% पुरुष मांसाहारी, 60% पुरुष मांसाहारी। एक सेकंड, 60% पुरुष मांसाहारी हैं। और और लिख लो यहाँ पे 60% पुरुष मांस। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की संख्या इक्वल है बेटा।
60% पुरुष मांसाहारी हैं, खुद ही दिया हुआ है। टोटल ओवरऑल 55 सही, 5/9% लोग मांसाहारी हैं ओवरऑल, क्योंकि इतने परसेंट लोग तो शाकाहारी हैं, साफ साफ दिया हुआ है। इतने परसेंट लोग तो शाकाहारी हैं, साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें से इसको घटाया, तभी एक बच्चा बोला कि जी 60 में से 56 घटा दे तो 4 आता, 4 सही 4/9% आ रहा है। मैंने कहा इधर भी 4 सही 4/9% आएगा, क्योंकि इक्वल होगा भाई। बोलो, सही घटाया है, पहले 56 घटा लिया था मैंने, 56 आया था 4, गलत घटा दिया मैंने। 56 घटाया था, घटाना था 55, 56 घटाया तो 4 आया, एक्स्ट्रा कितना होगा वो, 56 से ही कितना बड़ा था तो 4/9। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपको पता है इसमें से ये घटाया है, तो अब इसमें से ये घटेगा तब ये आएगा, तो कितना बचेगा ये 51 से ही 1/9 आ रहा है, 51 से ही 1/9 पर। डाउट लग रहा है मेरे को तो, कोई क्या कोई दिक्कत है, देखना जरा, किसी बच्चे में कोई दिक्कत है भाई? अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं करा ना? कोई गड़बड़ है क्या, जरा बताना। 60% लोग मांसाहारी हैं, मैंने लिख दिया 60% लोग पुरुष मांसाहारी हैं, तो पुरुष की संख्या यहाँ आ गई। ओवरऑल मैंने कहा अगर 100 में से घटाऊं तो 55 सही 5/9, सही था ना? आप ऐसे कर लो, ये चीज़ ना बड़ी कंफ्यूज भी करती हैं। इसको आप लिखो 4/9, ठीक है। इसको लिखो आप 3/5। तकलीफ ज़्यादा ही दे रही है ना ये परसेंटेज, हमें क्या कर सकते हैं। मैंने कहा पुरुष कितने हैं, तो आपने कहा 3/5। ओवरऑल लोग कितने हैं, 4/9। अब 4/9 में से 3/5 घटाऊंगा, इसमें से ये घटाना पड़ेगा। 5 चौक 20, 9 तिया 27, 7/45 आ रहा है, 7/45। इसमें से ये गया 7/45, ये आ रहा है। तो हमने कहा यहाँ भी 7/45 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 से गुणा करके 20/45। तो मैंने कहा कि अब इसमें से ये घटा था, तो इसमें से ये घटे और ये आए, तो आप इसको कह सकते हैं 13/45, 13/45। यानी महिलाएं 13/45। भी नहीं कट रहा यार, क्या दिक्कत है, मेरा मूड खराब हो रहा है, मैं फोड़ा फाड़ी कर दूंगा कुछ। एक सेकंड लूंगा दोस्तों, सॉरी। इतनी टेंशन है इस वक्त, आपको बता नहीं सकता। कल से 14-15 घंटे से लगातार वकीलों से बात कर करके वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड था, रात 2 बजे सोया, सुबह 8 बजे जगा, फिर बात की। सब दिमाग में चल रही है सर, नॉन वेज और वेजिटेरियन को इक्वल क्यों ले रहे हो सर?
इक्वल नहीं ले रहा हूं मैं, तो ये नंबर्स को इक्वल ले रहा हूं। नंबर्स तो इक्वल है ना पुरुष और महिलाओं के। आप बताओ नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है पुरुष और महिलाओं के, वो बताओ मुझे। तो आप बोलोगे हाँ जी इक्वल है। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रही है यार, गुस्सा सी आ रही है बड़ी तेज। पता नहीं क्या एलिगेशन में इतनी आफत लग गई कि भैंस को भोपाल ले जाऊं। हजारों बार एलिगेशन लगा होगा। बुलाए गए लोगों में 44 से 4/9 लोग शाकाहारी हैं, जितने लोग बुलाए गए। यानी उसमें बचे हुए जो लोग हैं वो 55 सही 5/9% लोग। ये ठीक है। ये लोग शाकाहारी हैं, आप ये कह सकते हो मांसाहारी हैं, सॉरी। यानी 55 सही 5/9% लोग मांसाहारी हैं। अब 60% पुरुष मांसाहारी हैं। तो मैंने 60 में से ये घटाया, तो मैंने कहा 60 में से मैं ये घटाऊंगा, 60 में से 55 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 5/9 घटाऊंगा, 5 में से 5/9 तो 45 -5 यानी 40/9, यानी 4 सही 4/9। फिर आपने कहा कि जी इसमें से ये घटाया आपने तो ये बचा, अब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे भी 4 सही 4/9 बचना चाहिए। तो मैंने कहा 4 सही 4/9 तो यहाँ पे तभी बच सकता है जब आप यहाँ 51 लिखो और 1/9 लिखो, तभी बचेगा भाई। देख लो घटा के, 55 में से 51 गए 4, 1/9। अब 55 से 1/9 को हम लिख कैसे सकते हैं, 9 एकम 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 460/9% की वैल्यू सवाल में 920 दे रखी है। ये इससे 2 बार कट गया, तो पता चला 1% की वैल्यू 18 है। 1% की वैल्यू 18 है। अब 20% पिता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या हो या पुरुषों की संख्या हो वो इक्वल है, इसलिए महिलाओं का 1% 18 है तो पुरुषों का भी 1% 18 होगा, तो पुरुषों का 20% 360। पता नहीं क्या ही था इस सवाल में, तुम रोए जा रहे थे एलिगेशन लगा दो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन क्यों नहीं लगेगा मैं पूछ रहा हूं। अरे बिल्कुल सही था यार, आप लोग मुझे बच्चा समझते हो क्या? बच्चा हूं क्या मैं आपकी नजर में? किड हूं क्या मैं, किड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे सवाल देख लीजिए, ऐसे सवाल भी बहुत पेपर में आते हैं कि ताजे अंगूर में 75% पानी होता है जबकि सूखे अंगूर में 25% पानी होता है। 20 किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर की आवश्यकता होगी? बताओ भाई। आदित्य आप बताओ बेटा, कोई का सवाल तो करो। देखो, आप एक बात बताओ, जब हम किसी भी चीज को सुखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अदरक को सुखा के सौंठ बना ली, तो जो अदरक की मात्रा है वो तो फिक्स रहती है, पानी पानी उड़ जाता है। मानते हैं कि नहीं? या आप अगर एक सॉल्यूशन की बात करें, आपने नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया तो जो उसका पानी होगा वो उड़ जाएगा, लेकिन सूख के नमक नमक बचेगा बस। यानी नमक कभी नहीं उड़ेगा, ये मान लो आप।
अंगूर कभी नहीं उड़ेगा। यानी ये कह रहा है ताजे अंगूर में 75% पानी है, सूखे में अंगूर 25%। मैंने यहाँ लिखा ताजा अंगूर और यहाँ मैंने लिखा सूखा अंगूर, ड्राई। किसमिस बन जाती है तो पानी उड़ जाता है, आप समझना। तो मैंने कहा जो क्वांटिटी ऑफ अंगूर है, अंगूरी बदन होता है, वैसे क्वांटिटी ऑफ अंगूर है वो फिक्स्ड है। अच्छा वो निकलती कैसे है, तो आप कहेंगे कि जी टोटल क्वांटिटी का कितने परसेंट अंगूर है उससे ये निकल आएगी। निकल आएगी या नहीं? तो मैंने कहा कि अंगूर का परसेंट कितना है, परसेंट ऑफ अंगूर कितना है। आपने कहा ताजे वाले में अगर 75% पानी है तो अंगूर होगा 25% होगा, और सूखे वाले में अगर 25% पानी है तो 75% अंगूर ही अंगूर होगा, पानी है ही नहीं उसमें, थोड़ा बहुत है। तो मैंने कहा इसका रेशियो 1:3 का आ रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या हो सकता है, क्वांटिटी। आपने बोला जी वो 3:1 हो सकता है, यानी 3 किलो ताजा अंगूर लेंगे और सुखाएंगे तो केवल 1 किलो ही ड्राई अंगूर निकल के आएगा। इन्होंने कहा 20 किलो हमें प्राप्त करना है ये सूखा अंगूर, 3 की वैल्यू 20 किलो, एक की, तो 3 की कितनी होगी, यानी 60 किलो हमें गीला अंगूर चाहिए, यानी ताजा अंगूर चाहिए, तब जाके हम ये बना पाएंगे। ऐसे सवाल हमने पीछे खूब किए। सर परसेंटेज क्लास की पूरी पीएनजी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली है पूरी पीएनजी, पड़ गई है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि जब भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड होता है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड होता है, तो हमने आपको बताया कि उस केस में हम क्वांटिटी के और परसेंटेज के रेशियो को पलट सकते हैं। सर यही क्वेश्चन है जो डाउट है, आप अगर इसके और तरीके जानना चाहते हो तो मैं और भी तरीके बताने को तैयार हूं। एक तरीका और बताता हूँ इसी का, बट ये बेस्ट है जो मैंने बताया है, ये बेस्ट है जो मैंने बताया है, ठीक है। आपको पता है कि जो ड्राई अंगूर है, ड्राई अंगूर, उस ड्राई अंगूर में 25% पानी है। अगर मैंने कहा कि वो 20 kg है ड्राई अंगूर, आप कहेंगे कि जी उसमें अंगूर 75% है और 25% पानी, इसका 25% कितना होगा, आप कहेंगे 5 kg, और 15 kg अंगूर है, ये बोलेंगे, बोलेंगे भाई बचा हुआ अंगूर है। फिर आपने कहा कि जी उसमें 75% पानी है, उसमें 75% पानी है, ये ताजा अंगूर है, यानी कि फ्रेश। 75% पानी है तो 25% अंगूर होगा। तो अगर 25% की वैल्यू 15 है तो टोटल मिला के 100% कितना हो जाए, 25 चौका 100, 15 चौका 60 kg, 60 kg अंगूर। ये भी एक तरीका है, बट मैंने जो बताया वो बेस्ट है, बेस्ट है। आप पल्प कह सकते हो उसको, कि जो क्वांटिटी ऑफ अंगूर है, यानी कि पल्प है, पल्प, इसका नाम रख दो पल्प, वो टोटल क्वांटिटी का परसेंट कितना पल्प है, कितने परसेंट पल्प है वो होगा। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये क्या हो गया है आजकल, ये लोग कौन सा गेम है, मैं तो कभी देखा नहीं है, क्या गेम है कोई, क्या है ये। जल्दी देख लीजिए। ताजी चेरी में 90%, 99% पानी है। मान लीजिए आपके पास 1 किलो ताजी चेरी है, धूप में कुछ घंटे रहने के बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, चेरी में पानी का प्रतिशत अब 98%।
तो चेरी का नया वजन कितना है? अब आप बताओ, पहले वाले में चेरी का परसेंट कितना था? चेरी थी कितनी? आप कहेंगे पहले वाले में चेरी 1% थी और अब चेरी 2%, यानी कि क्वांटिटी। तो आप कहेंगे पहले 2 थी तो अब 1 है। तो पहले अगर आपने 1 किलो ली थी, 1 kg, तो अब 500 ग्राम रहेगी बेटा, आधी रहेगी। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। कितने प्यार से हो गया बताओ। यही तो आपको सिखाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके और प्यारे तरीके सिखाना चाहता हूँ भाई, कि चेरी 1% से 2% हो रही है तो क्वांटिटी 2 से 1 हो जाएगी। तो क्वांटिटी 2 से 1 हो जाएगी, बात खत्म। सर रिचा जी फोन पर भी खेलती हैं, मुझे लगता था बस दिलों से खेलती हैं। ये सवाल देखना जरा, जल्दी उत्तर बताना। देखो भाई, मैं कह रहा हूं अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है तो ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना होगा, ये बताना है। तो मैंने कहा पहले वाले में 20% अंगूर है बेटा, और दूसरे वाले में 90% अंगूर है। ये तो परसेंट की मात्रा है, रेशियो है। क्वांटिटी का क्या होगा? आपने कहा वो 9 से 2 होगा। 2 की वैल्यू बेटा 250 है, यानी 1 की 125। 9 की कितनी हो जाएगी? 9 पंजे 45 का 5, 900 तो 1 होगी, 25 नंबर 225, 1125 उत्तर आ जाएगा केजी में, यही आंसर। तो आप कह सकते हैं कि रिंग रोड पे यही उत्तर आएगा। चेरी वाला नहीं समझ पाया, पानी 2% हो जाने को चेरी डबल हो गया। अरे यार, मैं ये कह रहा हूं पहले वाले में 90% पानी था, चेरी कितनी थी? 1% थी। फिर पानी कितना हो गया? 98%। तो बची हुई 2% चेरी हो गई। रेशियो उल्टा कर दिया क्वांटिटी का, 2 से 1। यार इतने बच्चे तो नहीं हो तुम कि जो तुमसे ना हो सवाल। इसको अब इसमें परसेंटेज पूछ लिया, उल्टा है कि इसमें परसेंटेज पूछ लिया। एक सवाल उल्टा भी कर लीजिए, एक सवाल उल्टा भी कर दीजिए। जैकेट बढ़िया लग रही है यार, मैंने महंगी ले ली, बाद में डिस्काउंट आ गया यार इस पे, बदतमीज पे। ऑलिव ग्रीन कलर है, अच्छे से रखूंगा इसको संभाल के।
देखो बहुत ध्यान से, 80% पानी था और 50 kg अंगूर, कितने रह गए भाई? 40 kg। क्वांटिटी का रेशियो है, परसेंटेज का क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जी 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5। आपको पता है पहले वाले में 20% अंगूर हैं क्योंकि 80% पानी है, 4 पंजे 20। दूसरे वाले में 5 × 5 25% अंगूर होंगे, तो पानी कितना होगा बेटा? 75%। ये अंगूर हैं, ये ग्रेप्स हैं, तो वाटर कितना होगा? 75। क्या मुश्किल लग रहा है इस सवाल में कुछ भी? सर पीएनजी मत दो, ओनली क्वेश्चन शीट दे दो जिस पर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अरे यार, कभी आप कुछ मांगते हो, कभी आप कुछ मांगते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? काम विल नॉट बी वर्क भाई, काम विल नॉट बी वर्क। मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। डलवाए दो। देखिए, हर महीने एक आदमी 25 kg चावल और 9 kg गेहूं का उपभोग करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20%, और इस प्रकार वह प्रति माह चावल और गेहूं पर 350 रुपये खर्च करता है। अब गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध व्यय को पहले जैसा रखने के लिए चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए? दिया गया है कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है, दो चीजें फिक्स है। चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है मगर। हमारे साथ डेड बॉडी जुड़े हुए हैं, डेड बॉडी का बहुत स्वागत है। पेन देना एक बारी, ये वाला, कोई सा भी। बताओ भाई, करो इस सवाल को जरा, करो करो करो। 25 kg चावल का उपभोग करता है, चावल 25 kg, गेहूं 9 kg। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, यानी गेहूं अगर 5 रुपए का है तो चावल 1 रुपए का है। तो इनका खर्चा जो हो रहा है वो 25 और 9 पंजे 45, 70 रुपए का हो रहा है। अब शुद्ध व्यय को पहले जैसा रखने के लिए चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए? दिया गया है कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। गेहूं अभी भी 9 kg हो, 45 रुपए यहाँ भी। 32% उत्तर आ रहा है मेरा। देखिए भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये कह रहा है कि एक आदमी चावल यानी कि राइस और वीट, ये सवाल इसी साल पेपर में आया, लिखा नहीं है इन्होंने गलती से। इसकी कीमत 5 तो इसकी 1 है, ये तो प्राइस है क्योंकि 20% दे रखा है। 20% का मतलब ही होता है 1/5। ठीक है। आपने कहा कि जी ये 9 kg
गेहूं यूज करता है, 25 kg चावल यूज करता है। अब इसने दो बातें दे रखी हैं कि गेहूं की खपत जो है वो 9 kg ही रहेगी और चावल के मूल्य पे कोई फर्क नहीं रहेगा, वो 1 रुपये रहेगा। ये दो चीजें फिक्स है बेटा, ठीक है, दो चीजें फिक्स है। बट अभी अगर आप खर्चा देखें तो 9 पंजे 45, 25 एकम 25, यानी खर्चा है 25 + 45, 70 रुपए का खर्चा, 70 का खर्चा है। आप कह रहे हैं जी कि अब ये 5 वाली कीमत 20% बढ़ेगी, यानी 6 रुपए हो जाएगी और 9 kg के हिसाब से 54 रुपए खर्चा होगा गेहूं पे। टोटल खर्चा अभी भी 70 रखना है, तो हमारे पास 16 रुपए ही बचेंगे जो मैं चावल पे खर्च कर पाऊंगा। आपको पता है 1 रुपए के हिसाब से 16 kg चावल अब लगेंगे, यानी चावल की खपत में कमी कितने की हो गई, 9 की हो गई। 25 पे 100 पे कितने की, 25 × 100 बराबर 36%। बेसिक सवाल था, हम बिना मतलब डर रहे थे सवाल को देख के, बट सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कुछ भी नहीं था, फर्जी पने के अलावा सवाल में कुछ भी नहीं था। गुरुजी डेड बॉडी क्या कर रहा है यहाँ, डर लगता होगा ना डेड बॉडी से तो। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता डेड बॉडियों से डर। मेरे लिए तो डेड बॉडी भी वैसे ही है जैसे एनी बॉडी है, समबडी है, वैसे ही मेरे लिए डेड बॉडी है। बोलो बोलो, सुधा बोलो ना। अब हम अपने स्टूडियो में ऋचा की जगह सुधा को लाने वाले हैं बहुत जल्दी। ऋचा विल बी रिप्लेस्ड बाय सुधा। बहुत फेमस हो चुकी है ऋचा, अब आएगी सुधा। ये सवाल देख लीजिए, इस तरीके के सवाल आपने किए नहीं है। थोड़ा फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूँ। इस सवाल को रिपीट मोड में देख लेना। जैसे कभी ये कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो इस ए को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो बी को पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। और वो ये चीज है दोनों को पसंद करने वाली, ठीक है। तो ए और बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी उसे हम बोलते हैं एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट का मतलब एक तरीके से एलसीएम है, दोनों का मतलब एक तरीके से एचसीएफ है। एटलीस्ट का मतलब होता है एन ए यूनियन बी, यानी ए और बी को पसंद करने वाले। अब इसमें डबल लोग नहीं आएंगे जो ए को भी कर रहे हैं और बी को भी कर रहे हैं, डबल लोग नहीं आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें हमने ए को पसंद करने वाले लोग रखे प्लस बी को पसंद करने वाले लोग रखे। आपने कहा जब डबल नहीं आएंगे, लेकिन लोग तो आ गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ए को भी पसंद कर रहे हैं और बी को भी, तो जो दोनों को पसंद कर रहे थे वो हमने घटा दिए। तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, कुछ बहुत पढ़ाने की जरूरत है। डायरेक्ट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत लंबा इसको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 वाला फॉर्मूला भी एक बार लिख लीजिए, जरूरत पड़ती है डायरेक्ट की अगर ए को पसंद करने वाले, बी को पसंद करने वाले और सी को पसंद करने वाले लोग निकालने हैं, तो आपने कहा मैं ए को पसंद, बी को पसंद, सी को पसंद वाले लोग निकालता हूँ और उसमें से इन दोनों को पसंद होने वाले घटा देता हूँ, जो ए और बी दोनों को करते हैं, जो बी और सी दोनों को करते हैं, जो सी और ए दोनों को करते हैं। तभी आपने कहा इसमें वो लोग भी घट गए जो तीनों को करते होंगे, तो मैंने कहा वो जोड़ देते हैं, तो ये तीनों का फॉर्मूला बन गया। ये 2 फॉर्मूले ही आपने याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। अब आप सवाल से समझना ना,
इसको ज्यादा लफड़ा मत करो, सवाल से समझो। जैसे सवाल है कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। ध्यान से सुनना, मैंने एक कॉलम बनाया विज्ञान का और एक बनाया गणित का। विज्ञान मतलब साइंस है, एम मतलब मैथ्स। आपने कहा 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में सफल असफल रहे यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए। ये भी दे रखा है। अब ध्यान से देखना, दोनों विषयों में 40%, तो 40% यहाँ आ गया, दोनों में है वो। तो आपने कहा विज्ञान में 53% थे, तो 40 यहाँ है, यानी यहां से यहां तक कितना होगा, तो आपने कहा 13%। 40 तो कॉमन है। मैंने कहा यहां से यहां तक कितना होगा, तो आपने कहा 48%, यानी 8%। अगर मुझे कोई ये पूछे कि केवल साइंस में फेल विद्यार्थी बताओ, केवल साइंस में, तो जवाब होगा 13%। कोई मुझे पूछे केवल गणित में फेल विद्यार्थी बताओ, जवाब होगा 8%। अब कोई मुझे कह रहा है टोटल फेल बताओ कितने होंगे, फेल परसेंट कितना है। तो आपने कहा फेल परसेंटेज 13, तो इसमें फेल हुए, 40 दोनों में फेल हुए, 8 इसमें हुए, यानी 63%। 63, 61% लोग ऐसे हैं जो दोनों में। तो फिर अब जो बचे हुए 39% लोग हैं वो क्या है, वो पास हैं भाई। वो फेल ही नहीं है किसी में, वो दोनों में पास है। यही पूछ रहा था सवाल। हम यहाँ पे एटलीस्ट फेल निकाल सकते थे फॉर्मूला लगा के भी, कि ए यूनियन बी। यहाँ पे ए की जगह हम कह देते विज्ञान साइंस, और इसकी जगह मैथ कह देते। तो आप कहते कि जी इसमें फेल 53 है, इसमें फेल 48 है, और इसमें से आप 40 घटा दीजिए जो दोनों में। तो आप कहते 61% फेल यहीं से आ जाता। जब 61% फेल है किसी ना किसी एक विषय में, तो दोनों विषयों में पास होने वाले वो कितने होंगे, बचे हुए 39%। अगर कोई डाउट है तो बताओ। मैम आप बताओ। उदय कह रहा सर आज आप फैटी लग रहे हो, थप्पड़ मार दूंगा उदय, फैटी वैटी बोला तो। अब चाय भी ना पीऊं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो भाई। अब आज भी काफी दिनों से आ नहीं रहे वेन डायग्राम के सवाल। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, आपके पास वीओडी भी होगा, आप उससे भी देख सकते हो, बट बहुत दिनों से नहीं आ रहे। आए हैं इस साल कोई सवाल? नहीं है। एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी सफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए, अगर 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो हम दोनों में फेल निकाल लेते हैं, एटलीस्ट फेल कितने हैं। ए यूनियन बी। तो आपने कहा 54 इसमें फेल हुए, 45 इसमें फेल हुए, और 16 दोनों में। 54 और 45 99 में से 16 के 83% विद्यार्थी हैं जो दोनों में। गलत तो नहीं लिखा मैंने? 5 4 4 9, 9 में से 6 गया 3, 5 4 9, 83% ऐसे हैं जो दोनों में किसी न किसी विषय में फेल है। तो अब बचे कितने, तो आपने कहा 17% विद्यार्थी होंगे जो फेल हैं ही नहीं, यानी पास हैं, जिसकी वैल्यू 136 दे रखी है सवाल में। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 70% की 136, तो 100 की 800, 8 गुणा है। यह सवाल मुश्किल था? एक बच्चा पूछ रहा है आपने सीडीएस का पेपर दिया, एक ही बार दिया था और पहली बार में ही क्वालिफाई किया था, देख लो अभी भी रिजल्ट अवेलेबल होगा। देखना 2011 का सीडीएस निकालो, 2011 सीडीएस रिजल्ट डालो गूगल पे। मैं डालता हूँ 2011 सीजीए सीडीएस रिजल्ट, अभिनव शर्मा भी डाल दो।
होगा लिस्ट में, आई जाएगी लिस्ट। जो निकाल के भेजेगा मेरा रिजल्ट उसको इनाम मिलेगा कल। मैं उसमें भी तो गया था, जो यहाँ पे जाके ये होता है। तब तो मार्क्स भी आते थे हमारे टाइम पे तो शायद। यही होगा 6 जून वाला। निकाल लेना भाई, मुझे भी भेजना निकाल के। अब आप देखेंगे एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में, सेम सवाल है आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ। आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ सेम सवाल। अगला ये 3 वाला कर लीजिए। देखिए फॉर्मूले से बहुत फायदा होता है, और जो सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, हमारे पेपर से मेरा मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में अलग पूछे जा सकते हैं, वो फॉर्मूले से ही हो सकते हैं, उनके लिए किसी वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। गणित में मेरे 97 नंबर थे, इंग्लिश में मेरे 59 नंबर थे। 100 में 59 सवाल सही होंगे, 1 नंबर का पेपर होगा तो, और 37 जीएस में सही थे। इतना तो मुझे याद है अभी तक। गणित में 97 सही थे। बोलना नहीं चाहिए बट सॉरी टू से मेरी सूसू भी निकल गई थी गणित के पेपर में, इतना प्रेशर था कि सारे सही करने हैं, सारे सही करने हैं। एक और बात ये भी बताता हूँ, शायद जो मुझे लगता है, जो मैं आप सीडीएस का पेपर देखता हूँ और जो हमारे टाइम पे था, तब सरल आता था पेपर सीडीएस, क्योंकि मैंने पेपर के टाइम लिमिट के अंदर ही सारे सवाल सही कर दिए थे, जबकि कोई बहुत शॉर्टकट नहीं थे मेरे पास उस वक्त। देखो इलाहाबाद गया था एसएसबी देने, एसएसबी इलाहाबाद हुई थी, 5 दिन चली थी, हड्डी टूट गई थी, ये स्कैटरफाइड बॉन्ड रस्सी पे चलाया था उन्होंने। पहले दिन ही जाके मूड ऐसा हो गया था कि ये नौकरी तो करनी ही नहीं है, किसी भी हाल में करनी नहीं है ये नौकरी। तब भी पहले दिन सेलेक्ट हो गए, और जो बच्चे इतनी शिद्दत से आए थे जिनको नौकरी करनी थी वो बाहर हो गए पहले दिन में, क्योंकि रीजनिंग वीजनिंग के सवाल पूछे थे पहले दिन, तो हम पास हो गए। मुश्किल हो गया था 5 दिन काटना वहां पे। देखो एक कंपनी में 55% लोग चाय पीते हैं, 45% कॉफी पीते हैं, जो कुछ नहीं पीते, तो मैंने कहा एटलीस्ट कोई एक चीज पीते हैं वो निकाल लेते हैं, एटलीस्ट कोई एक चीज पीते हैं वो निकाल लेते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन। तो आपने कहा जी 55 लोग चाय पीते हैं, 45 लोग कॉफी पीते हैं, 40 ये पीते हैं, 20 दोनों वाले घटेंगे, 20 घटेगा, 25 घटेगा और 15 जुड़ेगा, क्योंकि ये तीनों वाले हैं। ये आ गया जी, कितना आ गया देखना। आपने कहा 20 और 20 40 कट गया आपस में, 25 इसमें से घटेगा, 25 इसमें से घटेगा, कितना होगा 20, और ये कितना होगा जी 70 और 20, 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो फिर बचे हुए 10% लोग हैं जो कुछ नहीं पीते। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपको आज पता चल जाएगा, अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं है। एक बच्चा कह रहा सर आपका गेट में क्या स्कोर था, गेट में मेरे 41 नंबर थे, लोग चौंक गए थे देख के कि ये बंदा कभी पढ़ते हुए नहीं मिलता, कि गेट में इतने अच्छे नंबर कैसे आ सकता। अब आप मेरा कल गेट का रिजल्ट भी निकाल के लाना, 2012 में गेट दिया था मैंने। कुछ सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूँ, ये सब आपको सीट में मिलेंगे, ये सब आपको सीट में मिलेंगे। बहुत आसान आसान से सवाल है, मिसलेनियस टाइप के, आप कर लोगे। करा चुका हूँ सारे टाइप, ये करने जरूर हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।